व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के तमाम इंतहाई वाजिबुल एहतराम सब्सक्राइबर और व्यूअर्स की खिदमत में फैसल मोहम्मद का सलाम अर्ज़ है। रूस और यूक्रेन जंग जो है इस वक्त सारी दुनिया में हर सेशन में, हर कॉन्फ्रेंस में और हर जगह जो है इस वक्त उसको अहमियत हासिल है, क्योंकि इसकी वजह से दुनिया में कई मकामात के ऊपर या दुनिया में पूरे जितने भी बड़े बड़े फ़ैसले हो रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं इसके असरात आ रहे हैं। यही वजह है कि जो G20 का जो इजलास हुआ था, गो कि वो फाइनेंशियल था और इकनॉमिक के हवाले से था, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर कोशिश ये की गई अमेरिका की जानिब से कि वहाँ पर रूस की हवाले से मजम्मत की जाए और ये कहा जाए कि रूस जो है जारे है और रूस की वजह से सारे मामला जो हैं दुनिया की इकनॉमी के गड़बड़ हुए। लेकिन चीन भी वहाँ पर था और चीन ने इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर रिग्रेट किया और उसने कहा कि ये जो कुछ मामला है इसको जो है हम जो रूस और जो यूक्रेन का मसला है हम उससे अलहदा रखेंगे। उसकी एक वजह जो चीन ने बताई वो ये कहते हैं कि ये जो एक फोरम है G20 का, ये मुकम्मल तौर पर एक सोशल और एक क्या कहते हैं कि इकनॉमिक्स से ताल्लुक़ रखने वाला एक मतलब ये प्लेटफॉर्म है और इसमें दुनिया के तमाम जो ममालिक हैं बड़े या G20 के अंदर जितने भी ममालिक हैं उन्होंने बुनियादी तौर पर जो इकनॉमिकल जो पोजीशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमने क्रिएट करना जो हम मतलब जो उसकी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है उसका हमने सोल्यूशन तलाश करना है, ना कि यहाँ पे हमने कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से इस प्लेटफॉर्म को ख़राब करना है। लेकिन दूसरे लोगों का कहना ये था चूँकि है तो ये इकनॉमिक प्लेटफॉर्म, लेकिन चूँकि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से सारी इकनॉमी ख़राब हो रही तो लिहाजा यहाँ पर इनकी मजम्मत करना ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल रूस और चीन का जो है एक मौक़िफ़ है वो आखिर बहरहाल तस्लीम किया गया और उनके जो एक एलामिया जारी हुआ उसमें इनकी मजम्मत नहीं की गई। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर रूस और चीन की एक मौक़िफ़ की G20 के अंदर भी जीत है और इस तमाम मामले के अंदर इंडिया जो है बिल्कुल ही मतलब गैर जानिबदार रहा, क्योंकि वैसे भी वो होस्ट था। अच्छा, एक तो ये सिलसिला चल रहा है, दूसरा एक ये है कि इस तमाम सूरत हाल के बाद और चीन की तरफ से जो एक पीस प्लान आया था जिसके बारे में मैंने बताया था, उस पीस प्लान के अंदर तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम आपका भी डिस्कस करेंगे, लेकिन असल में जो इसमें दो चीज़ें थी वो ये अहम ये थी कि उस पीस प्लान के अंदर दो पॉइंट बड़े अहम थे। एक पॉइंट तो ये था कि जो जंगबंदी होगी वो जंगबंदी फौरी तौर पे की जाएगी और एक जिसमें चीज़ ये थी कि जिसकी फ़ौजें जहाँ पर मौजूद हैं यानी जिसके कब्ज़े में जहाँ जो चीज़ मौजूद है उसको एज़ इट इज़ वहाँ पर जंगबंदी की जाएगी। यानी दूसरे अल्फाज में आप यूँ समझ लें कि जहाँ जहाँ पर रशिया ने अपने इन इलाकों पर कब्ज़ा किया है यूक्रेन के, वो मतलब रूस के पास ही रहेंगे और इसी पोजीशन के अंदर जंगबंदी हो जाए। तो इस चीज़ को जो है वो मतलब गालिबन यूक्रेन मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर चलें यूक्रेन कुछ अगर बात मान भी ले तो अमेरिका कम से कम उसके ऊपर राज़ी नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि यूक्रेन के मसले पे और रशिया के मसले पे चीन का जो एक सालिसी नामा है, जो उसकी जो मीडिएशन की जो पोजीशन है उससे अमेरिका की जो है ना वो क्या समझते हैं कि पोजीशन ख़राब होगी और अमेरिका की पोजीशन मुतासिर होगी कि मतलब सारी दुनिया ये कहेगी कि देखिए मतलब चीन जो है एशिया से उठ के और यहाँ पर यूरोप में आया और नेटो के और अमेरिका के मामलात को उसने मतलब सुलझाने की कोशिश की, तो इसका मतलब ये कि अमेरिका और मतलब यूरोप की एक वैल्यू ख़त्म होगी। तो कुछ ये बातें भी हैं, कुछ एक दो चीज़ें और भी हैं, लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ज़ेलेंस्की की कोशिश ये है कि वो चीनी क़यादत से मिलें और वो ये चाहते हैं कि चीनी क़यादत पे ये ज़ोर डाला जाए कि जो जंगबंदी है, मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि जो जंगबंदी जो है अगर करनी है, अगर सीज़ फायर करना है तो कम अज़ कम यूक्रेन के जो इलाके हैं वो इलाके उनको वापस दिलवा दी जाए। पहले वो ये चाह रहे थे कि हम जंगबंदी कर लेते हैं, लेकिन ये कि कम से कम रूस को ये पाबंद किया जाए कि जो कुछ नुकसान हुआ है यूक्रेन का उसका कुछ उनको मतलब जैसे कहते हैं ना कि मुआवजा अदा किया जाए। लेकिन अब वो मुआवजे से हट चुके हैं। उनका कहना था कि हमारे कम से कम इलाके ही वापस दिलवा दिए जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद चाइना जो है
इस किस्म की किसी चीज़ के ऊपर रजामंद शायद नहीं हो। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल के अंदर यह है कि रूस और यूक्रेन जंग अभी जारी है, और जो आज इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेटेस्ट उसकी पोजीशन ये है कि अमेरिका ने गो हेड किया है ज़ेलेंस्की को कि वो क्रीमिया को वापस ले लें, क्योंकि क्रीमिया किसी ज़माने में यूक्रेन का इलाका था और वो उस पर रूस जो है कब्जा करके बैठा, और अब वो रूस के स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। तो अमेरिका ने इनको ये कहा है ज़ेलेंस्की को कि हर सूरत के अंदर वो उस पर कब्जा करें और क्रीमिया पे, और क्रीमिया पे कब्जा करने के बाद फिर अगर वो चाहते हैं तो जंग बंदी कर दें। तो ये बहरहाल एक पोजीशन है, और इस हवाले से ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो अब पूरी कोशिश करेंगे, और इसी पस मंज़र के अंदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल भी दिए गए ताकि वो क्रीमिया पर हमलावर होने के लिए बड़े अटैक करें। लेकिन ये वाज़ेह है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रशिया ने पहले कहा था कि क्रीमिया पे अटैक जो है वो बराह रास्त जो है फिर रूस के ऊपर अटैक माना जाएगा, और उसके बाद ये है कि फिर हो सकता है कि रूस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हमले भी करे। अच्छा, एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये कि शुमाली कोरिया ने क्या कहते हैं एक नया कानून निकाला। उसने कहा कि जिसने भी हॉलीवुड की फिल्में देखी शुमाली कोरिया के अंदर, जिस बंदे ने भी देखी या जिसने बच्चा हो या बड़ा हो, अगर किसी ने कोई हॉलीवुड की फिल्म देखी तो उसको 6 महीने के लिए फ्री जो है काम करना पड़ेगा, मजदूरी फ्री मजदूरी करना पड़ेगी। तो ये एक अजीब सूरत हाल सामने आई है तो और दूसरा ये कि बहिरा चीन के अंदर गुज़िश्ता दिनों अमरीकी और चीनी तैयारे इंतहाई करीब आ गए थे, और तकरीबन 500 फीट का एक फासला रह गया था कि अचानक हो सकता था तैयारे टकरा जाते कि चाइना के जो पायलट्स हैं उन्होंने उनको वार्न किया, और उसके बाद फौरी तौर पर अमरीकी जो है जहाज़ वहाँ से वो निकल गए। अच्छा, ये एक सारी मामलात हैं जो इस वक्त वहाँ भी चल रहे हैं, वहाँ भी इस वक्त टेंशन बहुत ज़बरदस्त चल रही है। लेकिन एक और जो बात इस वक्त जो नई सामने आ रही है वो ये है कि ईरान के हवाले से जो ना बड़े मामला चल रहे हैं, और पसे पर्दा ईरान के लिए भी मुझे महसूस हो रहा है कि ईरान के लिए भी बहुत सारी सतहों पे कई बैनुल अक़वामी तौर पर ईरान को भी कॉर्नर करने के लिए कुछ मीटिंगें जारी हैं। और दूसरा एक ये कि ख़ास तौर पर ईरान ने जहां हाइपरसोनिक मिसाइल के हवाले से एक कामयाबी हासिल की है, वहां पे इस वक्त ये है कि ईरान की जो कार टेक्नोलॉजी है वो भी तकरीबन बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और 11वें नंबर पर इस वक्त ईरान की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। बहरहाल अब मैं समझता हूँ कि हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद ईरान का इस तरह गाड़ियों में भी तरक्की करना पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पे हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक सबक है कि एक ऐसा मुल्क जिसके ऊपर शुरू से पाबंदी रही है, जो अमेरिका से मुखासमत करता रहा है और अमेरिका को आंखें दिखाता रहा, आज वो कहाँ से कहाँ तरक्की की जानिब पहुँच रहा है, और लेकिन हम इस वक्त कहाँ खड़े। अच्छा, थोड़ा सा हम को देख लेते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान की इतना पोजीशन जो है ना वो बड़ी अजीब है, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती जा रही है, और वही बात है कि सियासत के जो हैं सियासतदान मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, अदालत जो है वो परेशान है, अदालत के ऊपर सारी सियासी जो है मतलब दबाव आ रहा है, सियासतदान जो है सियासत जिसे कहते हैं ना, मैं समझता हूँ कि ऐवानों से निकल कर वो अदालतों में आ गई है, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो मुल्क के हवाले से काम करना था वो मजबूर होकर वो जोड़ तोड़ में लगी है, और सियासी निज़ाम जो है ना बिल्कुल टोटल तिलपट होकर रह गया है। अच्छा, अब एक बात और बड़ी कही जा रही है, बहुत से लोग कह रहे थे कि फ़ौज के कुछ लोग जो हैं अदलिया पे दबाव डाल रहे हैं। देखिए, मैं निहायत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरे ज़राए बड़े अल्हम्दुलिल्लाह मुसद्दिक़ा हैं, और जितनी बातें मैं कहता रहा हूँ आज तक कि इमरान खान को जो इन्होंने मिसगाइड किया, मैं वाहिद शख्स था जिसने इमरान खान को जब इन्होंने असम्बली से निकलने का फैसला किया था, मेरे अखबारी बयानात भी हैं, सारे के सारे कसीदा को लोगों ने कहा था कि बहुत अच्छा फैसला कर रहे हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इमरान खान साहब बहुत गलत फैसला कर रहे हैं। 150 सीटें अकेली से ऊपर सीटें इमरान खान के पास थी, जो निकल के उन्होंने गलती की। अगर आज इमरान खान रहते तो इमरान खान साहब दोबारा वापस आ सकते थे। मैं क्यों कह रहा था, मैं नहीं बताना चाहता कि मुझे कहाँ से खबरें मिल रही थी, मैं कुछ बातें करके अपने लिए मुसीबत नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं आपको इशारा सिर्फ लेता हूँ कि मुझे पता है कि कहाँ से चालें चली जा रही हैं, किसने मशवरा दिया था, कहाँ से मशवरा आया, इस्लामाबाद पहुँचा, और इस्लामाबाद पहुँचने के बाद हुकूमतों को पहुँचा, और हुकूमत के पहुँचने के बाद फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के जरिए से कराई जाती है। ये पूरा मैंने एक आपको सिनेरियो बताया है। तो अगर लोग नहीं समझे तो नहीं समझे। उसी के बाद फिर मैंने आपको ये बात भी कही थी कि इमरान खान साहब जो काम ये कर रहे हैं, असम्बलियाँ तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैंने कहा ये भी गलत है, ये भी नुकसान उठाएंगे, अपने हाथ पैर काटेंगे, और आज आप देख लें वो भी चीज़ आपके सामने ही है। मैंने कहा था बार बार कि कम अज़ कम इमरान खान साहब से कहें कि उस बंदे को तो लेकर आए, उन लोगों को तो लेकर आए जिन्होंने इनको एश्योरिटी दी है कि आप असम्बलियाँ तोड़े, हर सूरत में इलेक्शन हो जाएंगे। ना इमरान खान साहब उनका नाम लगाते हैं।
कि लोगों के सामने ले कहता है। फिर उसके बाद तीसरी जेल भरो तहरीक। मैंने कहा जेल भरो तहरीक भी आपसे पहले भी कहा था, आज भी भले 200 जाए, 400 जाए, 10 लाख जाए, जेल भरो तहरीक इमरान खान की नाकाम हो जाएगी। मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं, कैसे कह रहा हूं, इसकी कोई वजूहत है, मैं वजूहत आप नहीं बता सकता, लेकिन बता देता हूं, होशियार कर देता हूं। माने कोई माने, लेकिन मैं ये नहीं हो सकता कि किसी की वजह से अपनी गर्दन को किसी के आगे नीचे लगा दूं। नंबर 1 ये बात हो गई। अच्छा, अब ये इस थोड़ी सी वजाहत के बाद मैं आगे चलूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि जनाब वो चीफ जस्टिस को कहा जा रहा है कि जनाब फौज की तरफ से दबाव आ रहा है। बिल्कुल गलत बात है। जो ये बात कहता है बिल्कुल झूठ कहता है। मेरे पास मुसद्दक़ा हर चीज़ की इत्तलात मौजूद है। चीफ जस्टिस के खिलाफ, पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ अगर कोई इस वक्त बगावत कर रहा है या दबाव डाल रहा है तो वो पाकिस्तान की हुकूमत है। पाकिस्तान की हुकूमत चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत पैदा करने की भी कोशिश कर रही है। चीफ जस्टिस के खिलाफ सारे के सारे जितने भी गलत किरदार हैं या जो कुछ भी मतलब जो जिनको मुतहर्रिक किया हुआ है वो हुकूमत ने किया हुआ है। अदलिया के अंदर जो इस वक्त तफरीक नजर आ रही है, उसको जो तफरीक पैदा की है वो भी हुकूमत ने की है। हुकूमत को मैं आपसे कहता हूँ कि हुकूमत को आप इतना अंडरमाइन ना करें। 3 दफ़ा, जरा गौर से सुने, 3 दफ़ा हुकूमत ने हाफिज साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमें इजाज़त दी जाए कि या हम इमरान खान की तकरीरों पर पाबंदी लगाएं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जो लोग कहते हैं ना कि फ़ौज इमरान खान के ऊपर दबाव डाल रही, कोई नहीं दबाव डाल रही। वाज़े तौर पर मैं फ़ौज का नुमाइंदा नहीं हूं, लेकिन मैं सही बात करता हूं। मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरी कोई बात हाफिज साहब से नहीं हुई है। लेकिन 3 दफ़ा हुकूमत ने कहा था कि हमें इजाज़त दी जाए, हम किसी ना किसी तरीके से अदलिया के ज़रिए अपने तौर पर इमरान खान की जो रोज़ाना तकरीर आती है उसको पाबंदी लगा, उसको बंद कर दें, क्योंकि इसकी वजह से जो है लोगों का मोमेंटम बढ़ रहा है और जो पीटीआई के जो लोग हैं उनको पैगाम पहुंचता है सारा। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पीटीआई उन्होंने कहा कि कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होगा। किसी भी सियासी पार्टी को या किसी भी पॉलिटिकल लीडर को हमें बीच में लेकर हमारे ज़रिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी को मतलब किसी भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को हमारा नाम लेके या हमारे ज़रिए आप अंडर प्रेशर नहीं करेंगे। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। तो कैसे ये कहा जा सकता है कि क्या कहते हैं कि वो आर्मी चीफ जो है या वो जाके फौज जो है जाके चीफ जस्टिस को, हाँ नॉर्मली तौर पर जैसे लोग अब वो बताते हैं, जैसे जस्टिस शाहिद के दौर में अगर किया उन्होंने, क्या नाम है, जनरल फैज़ हमीद अगर करते रहे तो वो एक अलहदा चैप्टर था। उस वक्त पता था, क्योंकि अगर जनरल फैज़ हमीद ने करते रहते या बाजवा साहब अगर कुछ करते रहे तो फिर वो इमरान खान के लिए भी करते रहे। जाहिर सी बात है, अगर कोई आज मेरे लिए अच्छा करेगा तो फिर मुझे लचक पैदा करनी पड़ेगी, दूसरे की अच्छाई के लिए बर्दाश्त करना पड़ेगी। कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल गलत तरीके से एक पिक्चर पेंट की जा रही है कि फ़ौज जो है अदलिया पर दबाव डाल रही है। अदलिया पर फौज का कोई दबाव नहीं है। जो भी दबाव है, जो कुछ भी दबाव है, वो अगर दबाव है तो वो हुकूमत का है और हुकूमत की जो सरपरस्ती करती है गैर मुल्की ताकत, उनका दबाव है। अब ये देखना ये है कि क्या है। लेकिन मैंने आपको एक बात पहले बता दी थी कि अदलिया की तरफ नज़र रखें। अदलिया जो है बड़े फैसले करेगी, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा एक बात यह है कि एक कोशिश ये भी की जा रही है, ये और बात मैं आपको बता दूँ, देखा ये जा रहा है, मशवरा दिया गया है कहीं से कि अगर अदलिया अदालतें अगर नहीं मानती हैं और अदालतें अगर हुकूमत के जो बताया हुआ तरीके का अगर उसके ऊपर अगर वो चलते हुए अगर मतलब इमरान के लिए कुछ सख्तियाँ पैदा नहीं करती, तो फिर कोशिश ये भी की जा रही है कि एक कौमी असम्बली के ज़रिए से कुछ ऐसी कानून साजी की जाए कि अदलिया के और जजेस के हाथ जो है मज़ीद बांध दिए जाएँ। तो ये भी जो है अदलिया के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा एक नया महाज जो है ना, जजों के ख़िलाफ़ और अदलिया के ख़िलाफ़ एक महाज हुकूमत कर सकती है। अच्छा, दूसरा IMF का माहिदा है, वो अभी तक नहीं हुआ। सारी बातें मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि मुसलसल वो झूठ कह रहे हैं, कोई IMF का माहिदा नहीं हुआ। IMF जो है वो देख रही है। मेरी किसी से बात हुई थी पाकिस्तान से बाहर IMF के बंदों का, तो उनका ये कहना था कि इस वक्त हमने सब कुछ कर लिया है, लेकिन हम उस वक्त तक मुतमईन नहीं होंगे क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल समझ में ही नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कुछ पता नहीं लग रहा कि इस वक्त कौन हुकूमत में है, किसकी हुकूमत होगी, कौन रहेगा और कौन जाएगा और क्या होने वाला है। जाहिर सी बात है, ऐसी सूरत हाल के अंदर, एक गैर यकीनी सूरत के अंदर, तो IMF जो है किसी से कोई बात नहीं करेगी। तो लिहाजा IMF ने अपने तौर पर एक इनको ये कहा था कि जो उमरा हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके ऊपर कम से कम आप टैक्स लगाएं। तो सो ये मजबूरन होकर ने टैक्स लगाया है। तो अब देखें क्या सिलसिला बनता है। दूसरा एक सबसे बड़ी बात यह है कि एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ था, उस एपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान को तनहा किया। आपको कोई खबर नहीं देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। एपेक्स कमेटी में जो बात उन्होंने कही है कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर तनहा किया जा रहा है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हर चीज़ के अंदर हर बैनुल-अक़वामी और बड़ी ताकत पाकिस्तान की हर मदद करने के लिए, पाकिस्तान को हर जगह कहीं से भी थोड़ी सी सपोर्ट देने के लिए कोई ना कोई नई शर्त लगा रही है, जिसकी वजह से कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो कहते हैं कि हमें इस वक्त तन्हाई का शिकार कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये मैंने कहा कि मैं आपसे बताऊं और जो ये चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो अभी आपने देखा था कि वो आए थे सेनेटर शोमर जो आए थे अभी अमेरिका के,
वो आए थे और आके भी शहबाज शरीफ से मिलकर गए हैं, और आकर उन्होंने जो बात की है वो अब मैं आपको तफसील बाद में बताऊंगा, व्लॉग लंबा हो जाएगा। लेकिन उसमें जो अहम चंद एक चीज़ें थी वो ये थी कि हुकूमत को कैसे चलाना है और क्या मामलात करने हैं, किस तरीके से इसराइल के करीब जाना है। इसराइल को तस्लीम करने की भी बात हुई है, लेकिन पहले मरहले में जो है वो ये बात की जा रही है कि अगर फौरी तौर पर इसराइल को तस्लीम करेंगे तो इसकी वजह से भी जो है मतलब ये मौजूदा हुकूमत है, जो सेटअप जो लाया गया है उसको और मतलब इमरान खान को मतलब एक चांस मिलेगा। और ये जो आए थे सेनेटर जिस वक्त जो अमेरिका के, मैं बार बार नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए, जो मिलकर गए, वो जो सेनेटर आकर मिले हैं और जो उनका जो साथ जो लोग आए थे उन्होंने यही कहा है कि ठीक है, अगर फिलहाल अगर नहीं हो सकता तो कम से कम पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ट्रेड कमीशन, जैसे कहते हैं कि ट्रेड कमीशन तिजारती तौर पर, तिजारती सतह पर ताल्लुकात कायम कर लिए जाएं। अगर ये भी अगर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद ये है कि आगे पाकिस्तान के साथ जो है मामला दुरुस्त हो सकते हैं और पाकिस्तान के जो भी इस वक्त प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन ये याद रखें कि सेनेटर साहब जो आए थे, जिसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ये इमरान खान के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं, और इसलिए बार बार मैं कहता रहा था कि इमरान खान ने जो एक प्ली ली थी वो प्ली अगर वही रखते हैं अमेरिका के खिलाफ, सबको मालूम था कि साइफर जो है अमेरिका की तरफ से आया था, लेकिन चूंकि जाके बाजवा साहब फवाद चौधरी साहब जाके मुलाकातें करके आ गए इस्लामाबाद के सफ़ीर से, इस्लामाबाद के सफ़ीर ने इनको कहा कि जनाब आप साइफर के अंदर जो अमेरिका का नाम ले रहे हैं आप ये नाम न लें और अमेरिकी ओहदेदार का नाम ले लें। ठीक है, जो आपने कह दिया ज़ाहिर जो तीर निकल गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आप इस तरीके से इसको लेके जाए ताकि अमेरिका की पोजीशन ख़राब ना हो, क्योंकि उस वक्त अमेरिका की पोजीशन लोगों में ख़राब हो रही थी। तो वो ये वापस आए और उसके बाद 2-3 मुलाकातें करने के बाद इन्होंने इमरान खान को कह दिया। इमरान खान ने, आपने देखा कि अमेरिका के हवाले से लचक आए और अमेरिका ने इनको कहा था, अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि आपने पूरी इसकी जिम्मेदारी जो है पूरी की पूरी जो है ना मतलब भाजपा पे और इस्टेब्लिशमेंट पे डालनी है, क्योंकि अमेरिका तो चाहता ही है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और कौम के दरमियान मुनाफरत पैदा की जाए। सो वो मुनाफरत पैदा हो गई। उसी वक्त भी मैं कहता, जिस दिन फर्स्ट डे आए थे, मेरे बयानात अखबार में पढ़े, वेरी फर्स्ट डे जब इनकी मुलाकात हुई थी, किसी ने नहीं बताया था कि ये चाहे फवाद चौधरी अमेरिका से मिलकर, अमेरिकन सफीर से मिलकर, मैंने उस वक्त कहा था, मैंने कहा ये गलती कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ये लोग यहां भी नहीं माने और उन्होंने वो कर दिया, क्योंकि उनको उन्होंने कह दिया था कि अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर हम आपकी हुकूमत को आने देंगे। ये बिल्कुल झूठ है। जितना मगरिब को मैं समझता हूं, इमरान खान तो कहते हैं ना, इमरान खान तो सियासत के हवाले से समझते हैं, क्रिकेट के हवाले से समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान से सियासत के बाद 90s के बाद मैंने मगरिब के साथ की है, मेरे सब कुछ मैंने देखा है। मैं इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ भी काम करता रहा हूँ, मैं बैनुल-अक़वामी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी काम करता रहा हूँ। मेरी डोमेन एक ऐसी है कि मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये आपके कभी भी आपसे जो वादा करेंगे उसके ऊपर ये पूरा नहीं उतरेंगे। फिर सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहता हूँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने जो बात कही हुई है वो एक आपके सामने बहुत बड़ी कसौटी है। उसके बावजूद भी अगर कहीं आप धोखा खाते हो तो फिर इसमें फिर किसी का कोई कसूर नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक बहुत बड़ा एक सुराग था, और आज भी इमरान खान के गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक एक पल पल की खबर जो है मगरिब को देते हैं। हुकूमत को तो पहुंचती है लेकिन मगरिब के बाद पहुंचती है। मैं बार बार एक बात ये कह रहा हूं कि बैनुल-अक़वामी इमरान खान के गिर्द जो बैनुल-अक़वामी जो लोग हैं, उन्होंने खुद इमरान खान को सियासी तौर पर नाकाम करने की सुपारी ली हुई है। जब तक इमरान खान उनको नहीं हटाएंगे ये उस वक्त तक मामला ये दुरुस्त नहीं हो सकता। बहरहाल ये इमरान खान साहब को देखना है, और अब ये जेल भरो तहरीक आपके सामने चल रही है, क्या होता है अभी तक मैं कुछ नहीं कह सकता। दूसरा ये कि बाद हमारे सियासतदानों की नाकामी का आलम यह है, और हमारी बैनुल-अक़वामी ये साजिशें इतनी है कि PSL जैसा एक इवेंट जो कि पाकिस्तान का खालिसतन पाकिस्तान का इवेंट है, उसके अंदर सियासतदानों को वो कहा कर दिया है, मतलब इख्तलाफात डाल दिए। पंजाब की हुकूमत कह रही है कि हम ये नहीं कराएंगे और हमारे पास पैसे नहीं है, और पैसे की वजह से पाकिस्तान के एक नेशनल इवेंट को जो है ख़राब किया जा रहा है। इसके ऊपर भी सारी दुनिया में जग हसाई हो रही है। यानी एक इवेंट पाकिस्तान का था बैनुल-अक़वामी सतह पर जिसपे पाकिस्तान की एक रिस्पेक्ट थी, वो भी लूज़ हो रही है। और साजिश ये की जा रही है, ये बता रहा हूँ, साजिश ये की जा रही है कि इस इवेंट को भी अमेरिका में कराया जाए। अब अंदाज़ा लगाइए आप कि ये पाकिस्तान का एक ये सियासतदानों का हाल है कि हम अपने कौमी इवेंट्स के ऊपर भी हम अगर क्या कहते हैं वो नहीं कर सकते, हम बैठ नहीं सकते। हम हुकूमतें और सूबों के दरमियान इस कदर अगर वो होगा तो फिर बताइए रियासत कैसे चलेगी। ये बहुत बड़ा एक सवाल बनता है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल जो भी सूरत हाल होती है इंशाअल्लाह लेके आपके साथ दोबारा हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।